हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नारायण जनरल स्टडीज़ में। आइए करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, जिसमें जीकेजीएस, मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर का एक एक क्वेश्चन अच्छे से कवर किया जाएगा। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 कवर किया गया है, जो कि रोजगार विद अंकित का जो मार्केट में बुकलेट चल रहा है प्रैक्टिस सेट का, उससे है। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, पेचिस तथा मलेरिया जैसी बीमारियां किसके द्वारा होती है। तो पेचिस और मलेरिया जो होती है यह बीमारी, यह प्रोटोजोआ से होती है, जिसको एक कोशी कहते हैं या प्रोटोजोआ कहते हैं। ये हमारा उत्तर होगा। और प्रोटोजोआ से होने वाले कौन कौन सी बीमारी है, कालाजार, पायरिया, ये सब प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। चलिए करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 11,033 मीटर की गहराई के साथ पृथ्वी के महासागरों का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है। तो 11,033 मीटर की गहराई के साथ पृथ्वी के महासागरों का सबसे गहरा बिंदु जो है, यह है मैरियाना खाई। प्रशांत महासागर का जो मैरियाना खाई है, या फिर बहुत जगह आपको मैरियाना ट्रेंच भी देखने को मिलेगा। तो यही हमारा उत्तर होगा, डी नंबर। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है। तो देख लेते हैं, राष्ट्रीय पर्व नहीं है। स्वतंत्रता दिवस यह राष्ट्रीय पर्व है, ठीक है। ये जो राष्ट्रीय एकता दिवस है, यह हम लोग का जो है राष्ट्रीय पर्व नहीं है, भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है। यह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को या फिर मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस। यह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। तो ये हमारा जो है राष्ट्रीय पर्व नहीं है, यही उत्तर हो जाएगा। बाकी गांधी जयंती राष्ट्रीय पर्व है, गणतंत्र दिवस भी राष्ट्रीय पर्व है। चलिए अगला करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों का एक नया सेट शुरू किया है, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। यह पुरस्कार कितनी श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। तो आसान भाषा में समझिए, जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, उसका नया सेट शुरू किया गया है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। वह कितने रूप में दिया, कितने श्रेणियों में दिया जाता है। यह टोटल 4 श्रेणियों में दिया जाता है। चारों श्रेणियों का नाम याद रखिएगा। पहला क्या है, विज्ञान रत्न पुरस्कार। दूसरा है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, विज्ञान श्री पुरस्कार, और तीसरा कौन है, विज्ञान टीम पुरस्कार। ये याद रखिएगा। तो 4 क्षेत्र में दिया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। चलिए अगला देख लेते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में कछुओं का परिवार शामिल है। जो कछुओं का परिवार शामिल है, यह शामिल है सरीसृप में, रेप्टाइल में। रेप्टाइल्स में या सरीसृप में वे सब जंतु होते हैं जो रेंगते हैं, रेंगने वाले को कहते हैं हम लोग सरीसृप या फिर रेप्टाइल। इसमें कछुआ परिवार भी शामिल है, ठीक है। इसका हार्ट चेंबर के बारे में कहिए तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जो रेप्टाइल्स या फिर सरीसृप है, इसके हार्ट के कितने चेंबर होते हैं। तो इसमें 3 चेंबर होते हैं हार्ट के, जिसमें एक एक्सेप्शन है, मगरमच्छ को 4 चेंबर होता है। बाकी जितना भी रेप्टाइल है, जितना भी सरीसृप है, सबके हार्ट में 3 चेंबर होता है। चलिए अगला कर लेते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश साप्ताहिक न्यू इंडिया किसने शुरू किया था। तो इंग्लिश साप्ताहिक न्यू इंडिया जो शुरू किया था, यह किया था बिपिन चंद्र पाल। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए करते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, दुनिया भर में हिरोशिमा दिवस किस महीने में मनाया जाता है। तो हिरोशिमा दिवस किस महीने में मनाया जाता है, यह मनाया जाता है अगस्त के महीने में। अब हिरोशिमा दिवस क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। जो हिरोशिमा है, यह दूसरे विश्व युद्ध के समय में 6 अगस्त को, ठीक है, 6 अगस्त को, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त को 1945 ईस्वी में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर एक परमाणु बम गिराया था, जिसका नाम था लिटिल बॉय। क्या चीज, लिटिल बॉय। तो 6 अगस्त 1945 को जापान पर अमेरिका ने लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिरोशिमा दिवस कहते हैं। 6 अगस्त को या अगस्त में मनाया जाता है। 2 बम गिराया था, एक लिटिल बॉय और एक नागासाकी। 9 अगस्त को एक लिटिल बॉय था और एक
परमाणु बम फैटमैन था, ठीक है, नागासाकी शहर का नाम था। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया था लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम, और 9 अगस्त को जापान के ही नागासाकी शहर पर फैटमैन नामक परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने, याद रखिएगा। चलिए करते हैं इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है यह है लक्षद्वीप। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पूछा जाएगा लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कावरती। लक्षद्वीप कहाँ पे है? यह अरब सागर में है, यह भी याद रखिएगा। लक्षद्वीप की राजधानी कावरती। दूसरा ऑप्शन दिया है दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप, तो इसका भी राजधानी याद रखिएगा। दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप का राजधानी है दमन, ठीक। उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, यह भी याद रखिएगा। चलिए करते हैं इसका 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है? स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया का पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो स्टैंड अप इंडिया पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है यह है SC ST के महिला उद्यमों के लिए बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है स्टैंड अप इंडिया पहल का प्राथमिक उद्देश्य? इसका प्राथमिक उद्देश्य जो SC और ST और महिला, SC ST शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और महिला उद्यमों के लिए बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना, ठीक है। अब पूछा जाएगा स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत कब की गई? तो स्टैंड अप इंडिया पहल की शुरुआत की गई 5 अप्रैल 2016 ईस्वी को। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा स्टैंड अप इंडिया पहल का जो शुरुआत किया गया था यह 5 अप्रैल 2016 को किया गया था। इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, SC ST और महिला उद्यमों के लिए बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना। अगला देख लेते हैं इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव शुरू किया गया था 1975 ईस्वी में। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला करते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है? टेनिस को ओलंपिक में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो टेनिस को ओलंपिक में शामिल किया गया था 1896 ईस्वी को। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए करते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति जगत की सबसे प्रमुख वनस्पति है? जो वनस्पति जगत की सबसे प्रमुख वनस्पति है वह है एंजियोस्पर्म। कौन सा है? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म किसे कहते हैं? जिन पौधों के बीज में बीज जो होता है फल के अंदर होता है, ऐसा पौधा जिसका फल जो होता है, जिसका बीज होता है वह फल के अंदर होता है। जैसे मान लेते हैं ये बीज है, फल इसके अंदर में, ये फल है, इसका बीज इसके अंदर में होता है, ठीक है। तो वह एंजियोस्पर्म कहलाता है, ठीक है। फ्रूट है, जैसे अमरूद का एग्जांपल ले लीजिए। अमरूद क्या है? एक फ्रूट है, उसके अंदर में क्या है? उसका बीज है, ठीक है। तो वह एंजियोस्पर्म कहलाता है। तो एंजियोस्पर्म का डेफिनेशन याद रखिए, जिन पौधों के बीज फल के अंदर ढके होते हैं उसे हम एंजियोस्पर्म कहते हैं, जो वनस्पति जगत की सबसे प्रमुख वनस्पति है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए करते हैं इसके बाद 13वां नंबर क्वेश्चन। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM का लक्ष्य क्या था? तो राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन का जो लक्ष्य था, इसका लक्ष्य था मीठी क्रांति के लक्ष्य को हासिल करना, ठीक है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं दिया, लाल क्रांति दिया हुआ है हमको। क्या है? जो शहद है, देख लेते हैं। हाँ, बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है मीठी क्रांति के लक्ष्य को हासिल करना। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या है? राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन का लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था मीठी क्रांति के लक्ष्य को हासिल करना। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए करते हैं इसके बाद 14वां नंबर क्वेश्चन। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति से संबंधित है? तो जो जिला योजना समिति से संबंधित है वह है 243ZD। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए करते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया गया था? तो ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसमें कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया गया था? तो यह जो था अधिनियम मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के तहत किया गया था।
इसमें औपचारिक रूप से बताया गया था जो कलकत्ता के जगह में अब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी होगी, लेकिन जब स्थानांतरित किया गया था, राजधानी घोषित किया गया था या राजधानी बनाया गया था, तो 1909 में नहीं 1911 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। घोषणा हुई थी मॉर्लेमेंटो अधिनियम 1909 में, लेकिन जो राजधानी बनाई गई थी दिल्ली को, यह 1911 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए करते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में दिवंगत हुई वापसी सिधवा कौन थी? तो दिवंगत हुई वापसी सिधवा जैसे यह उपन्यासकार थी। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। जापान की मुद्रा है, तो जापान की मुद्रा जो है वह है येन, याद रखिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए करते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो ऐसा कौन सा खेल पुरस्कार है जो 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो यह पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए करते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार मिला, कहाँ मिला था? यह मोहनजोदड़ो में मिला था। तो इसका स्नानागार के बारे में जो कौन सा कथन सत्य है, ये देखना है। सबसे पहले इसका उपयोग अनाज भंडारण के लिए किया जाता है, यह तो अन्नागार के लिए किया जाता था, अनाज भंडारण का, तो पहला तो ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है इसका उपयोग संभवतः धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता था, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मिला, उसमें इसका उद्देश्य जो था क्या था? इसका उपयोग किया जाता था संभवतः धार्मिक प्रयोजन के लिए। ठीक है, चलिए करते हैं इसके बाद 19वां के बाद 20वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया से के पद से हटाया जाता है? तो महाभियोग या कहिए इम्पीचमेंट के प्रक्रिया से किनको हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, जो अनुच्छेद 61 में बताया गया। अनुच्छेद 61 के तहत हम लोग राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाते हैं। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो उससे 14 दिन पहले उनको यह सूचित किया जाता है। चलिए करते हैं इसके बाद 21वां नंबर क्वेश्चन। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किसे राज्य कार्यपालिका या कार्यपालक का भाग नहीं माना जाता है? तो राज्य कार्यपालिका या कार्यपालक का भाग नहीं माना जाता है, तो इसमें देख लेते हैं। मुख्यमंत्री को माना जाता है, मंत्रिपरिषद माना जाता है, राज्यपाल को माना जाता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नहीं माना जाता। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए करते हैं इसके बाद 22वां नंबर क्वेश्चन। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की जलवायु को नियंत्रित नहीं करता है? ऐसा कौन सा कारक है जो किसी भी स्थान की जलवायु को नियंत्रित नहीं करता है? तो देख लेते हैं क्या है। सागर की लहरें, ये तो जो है नियंत्रित करती है जलवायु को। ठीक है, दूसरा क्या है? 2 शहरों के बीच की दूरी, ये डिस्टेंस जो है ये कभी जलवायु को क्यों करेगा नियंत्रित? तो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। चलिए करते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है? अमंदी और महामंदी के दौरान होने वाली बेरोजगारी को डैश कहा जाता है। मतलब अमंदी और महामंदी के दौरान जो होने वाली बेरोजगारी है उसको क्या कहा जाता है? उसको चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए करते हैं इसका 24वां नंबर क्वेश्चन। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 63वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप शहर में आयोजित की गई। तो 63वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो शहर में आयोजित की गई है वह है बेंगलुरु। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए करते हैं इसका 25वां नंबर क्वेश्चन। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या है? आपको भारत के किस राज्य में बोडेल वन्यजीव अभ्यारण्य मिलेगा? तो याद रखिए, बोडेल वन्यजीव अभ्यारण्य जो मिलता है यह मिलता है कहाँ पर? असम में। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी और सब देख लेते हैं। ए नंबर में कर्नाटक दिया हुआ है, तो कर्नाटक में कौन कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है देख लीजिए। सोमेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये कर्नाटक में है। तुंगभद्रा ये कर्नाटक में है। कर्नाटक का याद रखिए क्या सब? सोमेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य और तुंगभद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। पश्चिम बंगाल के बारे में जान लीजिए, सुंदरवन अभ्यारण्य है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। फिर उड़ीसा के बारे में जान लीजिए, उड़ीसा में है चिल्का अभ्यारण्य और सिमलीपाल अभ्यारण्य। ठीक है, तो बोडेल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह असम में। हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए करते हैं इसका 26वां नंबर क्वेश्चन। 26वां नंबर क्वेश्चन क्या है?
निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है? तो भारतीय शहर का संबंध जो है वह संगम साहित्य से है। यह कौन से शहर का है? तो यह मदुरई का है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर से सुनिए क्वेश्चन एक बार, क्या है? निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है? तो यह है मदुरई से। टोटल 3 संगम साहित्य हुए। कितने? 3 साहित्य संगम हुए। पहला हुआ मदुरई में, दूसरा हुआ कपाटपुरम में, और तीसरा हुआ मदुरई में। याद रखिएगा, 3 साहित्य संगम हुआ, जिसमें पहला मदुरई में हुआ, दूसरा कपाटपुरम में हुआ, और तीसरी फिर मदुरई में हुआ। तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा ये 26 नंबर का, जो किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है, तो यह डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मदुरई। ठीक है, चलिए अगला कर लेते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो शुरू की गई थी, यह 2020 ईस्वी में शुरू की गई। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए करते हैं इसका 28वां नंबर क्वेश्चन। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था? तो पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था 1963 ईस्वी में, यह याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया? तो 1963 ईस्वी में लॉन्च किया गया। नाम क्या था रॉकेट का? रॉकेट का नाम था RH-200। ठीक है, ये याद रखिएगा, रॉकेट का नाम क्या था? RH-200। ठीक है, जो इसका लॉन्च पैड था वह थुम्बा बालासोर था। कौन सा? थुम्बा बालासोर, याद रखिएगा। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा, 1963 ईस्वी में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था। जो रॉकेट का नाम था, रॉकेट जो लॉन्च हुआ था उसका नाम था RH-200। चलिए करते हैं इसके बाद 29वां नंबर क्वेश्चन। इसका उत्तर कहाँ है? हाँ, 1963, सी नंबर ऑप्शन। 29वां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट बंदरगाह का एक उदाहरण है? जो पश्चिमी तट बंदरगाह का एक उदाहरण है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो इसमें बंदरगाह दिया है वो कहाँ कहाँ पर है। तो इसी से पता चल जाएगा कौन से तट पर है। सबसे पहले कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, दूसरा है हल्दिया बंदरगाह, यह वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तीसरा विशाखापट्टनम बंदरगाह है, यह आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक, उसके बाद फिर है तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, ये याद रखिए। इसमें वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये एक भी पश्चिमी तट पर नहीं है, ये सभी पूर्वी तट पर है। तो कांडला बंदरगाह हमारा उत्तर हो जाएगा, जो बंदरगाह पश्चिमी तट पर है, गुजरात में है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद करते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने दरबार में सिजदा, जिसको साष्टांग प्रणाम एवं पैबोस, सम्राट के पैर चूमना का रस्म शुरू किया था। ठीक है, तो आसान भाषा में समझिए, सिजदा और पैबोस की रस्म किसने शुरू की थी? तो यह किया था गयासुद्दीन बलबन ने। कौन? गयासुद्दीन बलबन, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए गयासुद्दीन बलबन के बारे में और जान लेते हैं। ये पारसी त्योहार जो था नौरोज, इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, जो नौरोज त्योहार था, जो पारसी त्योहार था, इसको स्टार्ट किया था बलबन। ठीक है, चहलगानी को यह खत्म किया था। चहलगानी को स्टार्ट किया था इल्तुतमिश, जिसमें 40 गुलाम का एक समूह बनाया था, जिसको स्टार्ट किया था, और बलबन उसको खत्म किया था। ठीक है, निरस्त किया था चहलगानी को। ठीक है, चहलगानी कहिए या फिर चालीसा कहिए। ठीक, लौह एवं रक्त नीति को अपनाया था बलबन। ठीक, इल्तुतमिश के बारे में जान लीजिए, यह चहलगानी प्रथा स्टार्ट किया था। ठीक है, और एकता प्रणाली भी यह स्टार्ट किया था। चलिए अगला देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी जो है यह बाजार नियंत्रण प्रणाली स्टार्ट किया था। ठीक है, इसको सिकंदर सानी की उपाधि दी गई थी, याद रखिएगा। उसके बाद फिर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जान लीजिए। इसको पागल, रक्त पिपासु, सनकी राजा कहा जाता था। इन्होंने अपना राजधानी दिल्ली से बदल करके देवगिरी किया था, जिसका नाम बदल के दौलताबाद कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं इसके बाद 31वां नंबर क्वेश्चन। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या है? पुस्तक द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई? जो पुस्तक है, क्या है पुस्तक का नाम? द लाइफ डिवाइन, किसके द्वारा लिखी गई थी? यह लिखी गई थी अरविंद घोष के द्वारा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और नाम इसमें दिया हुआ है दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा। एक पुस्तक लिखे थे सत्यार्थ प्रकाश। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा। पुस्तक द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष। हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए करते हैं
32वां नंबर क्वेश्चन। 32वां नंबर क्वेश्चन क्या है? चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले ज्वार भाटे के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है? तो चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले ज्वार भाटे के बारे में जो नियम स्पष्ट करता है वह है गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए करते हैं इसका 33वां नंबर क्वेश्चन। 33वां नंबर क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तो यह जिला है बालाघाट। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद कर लेते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन। 34वां नंबर क्वेश्चन क्या है? आरटीजीएस में लेन देन या फिर ट्रांजैक्शन को आरटीजीएस व्यावसायिक घंटों के दौरान ट्रांजैक्शन दर ट्रांजैक्शन के आधार पर निरंतर संसाधित किया जाता है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, क्या है? आरटीजीएस में लेन देन या फिर कहिए आरटीजीएस में ट्रांजैक्शन को आरटीजीएस व्यावसायिक घंटों के दौरान ट्रांजैक्शन दर ट्रांजैक्शन के आधार पर निरंतर संसाधित किया जाता है। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं जानना है, बस ये जान लीजिए आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है, आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और इसमें क्वेश्चन में यही बताया गया है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्या होता है वही इसमें लिख दिया है, बाद में लिख दिया इसका पूर्ण रूप क्या है। क्या है? आरटीजीएस में ट्रांजैक्शन को आरटीजीएस व्यावसायिक घंटों के दौरान ट्रांजैक्शन दर ट्रांजैक्शन के आधार पर नियंत्रण संसाधित किया जाता है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए करते हैं इसके बाद 35वां नंबर क्वेश्चन। 35वां नंबर क्वेश्चन क्या है? मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान क्या है? मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया है भाग 4A के दौरान, 4A के अंतर्गत जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य को। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए करते हैं इसका 36वां नंबर क्वेश्चन। 36वां नंबर क्वेश्चन क्या है? वांगला किस भारतीय राज्य की एक लोकप्रिय फसल उत्सव है? जो वांगला जो है यह फसल लोकप्रिय फसल उत्सव है, यह मेघालय राज्य का है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वांगला जो है यह एक लोकप्रिय फसल उत्सव है मेघालय राज्य का, याद रखिएगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए करते हैं इसका 37वां नंबर क्वेश्चन। 37वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे? क्वेश्चन फिर से सुनिए, क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे? तो यह अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद करते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन। 38वां नंबर क्वेश्चन क्या है? चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में कौन सा राज्य टीम चैंपियन रहा? फिर से सुनिए क्वेश्चन क्या है? चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में कौन सा राज्य टीम चैंपियन रहा? तो यह पश्चिम बंगाल चैंपियन रहा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे? तो शुतुरमुर्ग किस काल से पाए जाते? तो यह पूरा पाषाण काल। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए करते हैं इसका 40वां नंबर क्वेश्चन। 40वां नंबर क्वेश्चन क्या है? तराई की दूसरी लड़ाई। ठीक है, यह तराई लिखा हुआ है, तराई नहीं होगी, तराइन होगी। बैटल ऑफ तराइन जो लड़ा गया था, ठीक है, इसकी दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1192 ईस्वी में। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो बैटल ऑफ तराइन जो 1192 ईस्वी में लड़ा गया था, यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। इससे पहले तराइन की पहली लड़ाई हुई थी 1191 ईस्वी में। कब? 1191 ईस्वी में लड़ी गई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। लेकिन तराइन की दूसरी युद्ध में जो हुई थी उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गया था। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए करते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन। क्या जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 को डैश को राज्यसभा में पेश किया गया था? मतलब जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन या फिर संशोधन विधेयक जो था यह 2021 में राज्यसभा में कब पेश किया गया? तो यह 4 फरवरी 2021 को पेश किया गया था। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए करते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन। 42वां नंबर क्वेश्चन क्या है? मिंटोनेट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये तो याद रखिए, ये मिंटोनेट जो है यह पुराना नाम है वॉलीबॉल का, तो यह वॉलीबॉल से ही जुड़ा हुआ होगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो मिंटोनेट
जो है वह वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। ऐसा मानिए यह वॉलीबॉल का पुराना नाम है, ओल्ड नेम है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन। 43वां नंबर क्वेश्चन क्या है? समूह ग्रुप शून्य तत्वों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो ये गलत लिखा हुआ है यहाँ। जो ग्रुप 18 है, डायरेक्ट मानिए ग्रुप 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो अक्रिय गैस कहा जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें आता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये सब आता है। तो ये उस उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए करते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन। 44वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमको देखना है कौन सा कथन सही है। तो पहला देख लेते क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। बिल्कुल सही है। जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह जो है एक दिशा में होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, जो सही कथन है, सत्य कथन है। चलिए करते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन। 45वां नंबर क्वेश्चन क्या है? T20 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप 2022 का फाइनल मैच कहां आयोजित किया गया था? तो T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच का आयोजन जो किया गया था, यह किया गया था एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। कहां? एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए करते हैं इसके बाद 46वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कितना नंबर? ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम। ये हो जाएगा इसका उत्तर, जिसमें T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया गया था। चलिए करते हैं इसका 46वां नंबर क्वेश्चन। 46वां नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में 47वीं राष्ट्रीय जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? तो 47वीं जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप ये जो जीती है, यह जीती है कौन सा राज्य? यह उत्तर प्रदेश। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए करते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन। 47वां नंबर क्वेश्चन क्या है? मल्लिका साराभाई का सबसे प्रसिद्ध भारतीय नर्तकी है। मल्लिका साराभाई जो है यह प्रसिद्ध भारतीय नर्तकी है। क्या चीज का? कुचिपुड़ी और भारतीय नाट्यम का पूछा जाएगा। जो मल्लिका साराभाई जो है यह सबसे प्रसिद्ध भारतीय नर्तकी है, क्या चीज से जुड़ी हुई है? तो यह कुचिपुड़ी और भारतीय नाट्यम, ये दोनों शास्त्रीय नृत्य है जिनसे जुड़ी हुई है या फिर जो करती हैं मल्लिका साराभाई। चलिए अगला करते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन। 48वां नंबर क्वेश्चन क्या है? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी वेलेजली के द्वारा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। और सब नाम देख लेते हैं। जैसे ए नंबर ऑप्शन दिया है जोनाथन डंकन। तो जोनाथन डंकन जो है यह संस्कृत कॉलेज बनारस की स्थापना किए थे। कौन? जोनाथन डंकन। वेलेजली फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किए थे। सर विलियम जोन्स दिया हुआ है सी नंबर ऑप्शन में। जो विलियम जोन्स है यह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किए थे। क्या चीज? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स किए थे। डी नंबर ऑप्शन में दिया वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो है कलकत्ता मदरसा की स्थापना किया था। कौन? वारेन हेस्टिंग। हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लॉर्ड वेलेजली फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। चलिए करते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन। 49वां नंबर क्वेश्चन क्या है? उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती को क्या कहा जाता है? तो जो झूमिंग खेती है या फिर कहिए झूम खेती है, उसको उत्तर भारत क्षेत्र में झूम कृषि कहा जाता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जो यह झूमिंग खेती है यह कहां पर होता है? यह उत्तर भारत क्षेत्र में होता है। इसको झूमिंग खेती या फिर झूम कृषि कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें क्या होता है? यह झूमिंग खेती या झूम कृषि में पौधे और फसल को काट करके लाया जाता है, फिर जो उसमें जंगल बचता है या फिर उस पौधे का पार्ट बचता है उसमें आग लगा दी जाती है, जिससे वहाँ की मिट्टी की उर्वरकता में बढ़ोतरी हो जाती है और ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा समय तक रहता है, जो कि झूम खेती कहलाता है या फिर झूमिंग खेती कहलाता है। यह मेनली असम, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर क्षेत्र में झूमिंग खेती की जाती है। ठीक है, झारखंड में भी झूमिंग खेती की जाती है, लेकिन वहां झूमिंग खेती का नाम दूसरा है। झारखंड में इसको कुड़ुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुड़ुआ कहा जाता है। चलिए करते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन। 50वां नंबर क्वेश्चन क्या है? अमर अकबर एंथनी और बॉबी जैसी फिल्मों में अपने काम के लिए प्रसिद्ध किस निष्णात संगीतकार को गणतंत्र दिवस 2024 पर पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? इतना मानिए, जो अमर अकबर एंथोनी और बॉबी जैसी फिल्म थी, इसके संगीतकार कौन थे जिनको गणतंत्र दिवस 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो यह थे यह हैं जो
प्यारेलाल शर्मा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए करते हैं 51वां नंबर क्वेश्चन। अब जीके खत्म हो चुका है, यहां से हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन। इसमें हमको विषम युग्म चूज करना है, तो आसान है, ध्यान से देखिएगा और धीरे धीरे हम लोग अच्छे तरीके से हर एक रीजनिंग को करेंगे। इसके बाद फिर मैथ्स है, फिर इसके बाद कंप्यूटर है। तो रीजनिंग में हमको इसमें विषम देखना है, तो इसमें देख लीजिए जो जो विषम है, तो हम देख लेते हैं, सब लेटर का नंबर लिख लेते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है UBI, तो U 21 नंबर में है। ठीक है, बी जो है यह 2 नंबर में है, या फिर इसको आप 28 भी लिख सकते हैं क्योंकि Z के बाद 2 आगे है। ठीक, और I को हम लोग 9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 7 का डिफरेंस है। ठीक है, यहां से यहां आने में 7, 2 से फिर इधर 7। फिर इसके बाद देख लेते हैं BIO। ठीक है, तो BIO, बी जो है दूसरे नंबर पे है। ठीक है, आई जो है यह 9 नंबर पे है, 7 का डिफरेंस है। ओ जो है यह 14 नंबर पे, OMNO 15 नंबर पे है। तो 9, 6, 15, यहाँ 6 का डिफरेंस आता है। चलिए यहाँ थोड़ा सा अलग दिख रहा है। अगला देख लेते हैं SZG। एस कितने नंबर पे है, तो S 19 नंबर पे है। ठीक, और Z जो है यह 26 नंबर पे है, और G जो है यह 7 नंबर पे है। इसमें भी 7 का डिफरेंस है, बिल्कुल सही है। उसे KRY, के कितने नंबर में है, नंबर याद रखिएगा लेटर का। के 11 नंबर में है, R 18 नंबर में है, और Y जो है यह 25 नंबर में है। ऑप्शन बी के अलावा सभी में जो लेटर के नंबर का डिफरेंस है, मतलब उसके स्थान का अंतर है, सब 7 के अंतर से है। लेकिन जो ऑप्शन बी है इसमें 7 का अंतर नहीं, बीच में एक जगह 6 का अंतर है। तो हमारा जो इसमें विषम हो जाएगा यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही हमारा उत्तर होगा। चलिए इसके बाद करते हैं 52वां नंबर क्वेश्चन। आसान तरीका से करेंगे, बहुत आसान है। चलिए करते हैं इसके बाद 52वां नंबर क्वेश्चन। इसमें हमको देखना है जो आगे क्या होगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है 2D त्रिभुज है। ठीक है, 2 डायमेंशनल त्रिभुज है, तो 3 डायमेंशनल क्या होगा। इसमें आयत जो होता है वह 2D होता है। ठीक है, वर्ग जो होता है यह भी 2D होता है। ठीक है, कोई भी आकृति अगर बनाते हैं, सर्कल बना लीजिए, त्रिभुज बना लीजिए, यह भी 2D होता है। लेकिन जो अर्धगोला होता है यह 3D है। तो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला कर लेते हैं 53वां नंबर क्वेश्चन। 53वां नंबर क्वेश्चन में क्या है देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन यहां देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह को उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से है। चलिए देख लेते हैं। इसके बाद इसमें देख लेते हैं अगला कौन सा संबंधित है। जिसे यहां लिखा हुआ है डॉन का लिखा हुआ है VKCL। ठीक है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है आर्मी का लिखा हुआ है YHMA, फिर होम लिखा हुआ है। तो इसका आगे का क्या होगा। तो इस तरह से हम देख क्या रहे हैं, जैसे डी का अपोजिट क्या होगा। हम अपोजिट अगर देखेंगे तो डी का होता है W, डी का अपोजिट होता है W, लेकिन उससे एक कम कर दिया है, -1 कर दिया है V। ठीक है, O का अपोजिट क्या होता है, तो O का अपोजिट कितना होता है, L होता है। ठीक है, L होता है, उसमें एक कम कर दिया है, तो O का K हो जाएगा। तो इससे हम ये देख रहे हैं क्या, जो भी लेटर है इस साइड उसका अपोजिट लिखते हैं और उसमें एक माइनस कर देते हैं। अपोजिट लिख करके क्या करते हैं, एक माइनस कर देते हैं। उसी तरह से हम होम का लिख करके देखेंगे। तो आइए होम का लिख करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, HOME। ठीक, देख लेते हैं। तो होम का जब लिखते हैं तो H का अपोजिट क्या होगा, ठीक है, S होगा। और S में से अगर हम एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, S में से एक अगर हम कम करेंगे तो R हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ R हो गया। तो R से तो एक ही हमको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये कर रहे हैं तो हम पूरा कर लेते हैं। O का अपोजिट क्या होता है, तो O का अपोजिट L होता है। तो L में एक माइनस करेंगे तो K हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर M लिखा हुआ है, M का अपोजिट N होता है। N 14वें स्थान पे है। ठीक है, अगर हम N से एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, HOME, लास्ट में E दिया हुआ है। E का अपोजिट क्या होता है, E का अपोजिट होता है V। ठीक है, तो V में से एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो U हो जाएगा। U के बाद V होता है, तो ये हो जाएगा RKMU। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सही उत्तर है। चलिए अगला कर लेते हैं। इसके बाद 54वां नंबर। ठीक है, 54वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में MCOPT को 20 लिखते हैं,
VSB को 12 लिखते हैं। उसी प्रकार से GIGETY इसको क्या लिखेंगे? बहुत आसान है, ठीक है। ये देख लेंगे इसमें कितना लेटर है, 1 2 3 4 5, 5 लेटर दिया हुआ है। MCOPT 5 लेटर दिया हुआ है, यही 5 गुना 4 कर दिया है। क्या है, इसमें 5 लेटर है तो 5 गुना 4 कर दिया, तो इसका 20 लिख दिया है, ठीक है। यहाँ VSB 3 लेटर है तो 3 गुना 4 कर दिया है, तो 3 गुना 4 कितना होगा, 12, यही 12 यहाँ लिख दिया गया है। उसी तरह से इसमें देख लेते हैं कितना लेटर है, 3 6 लेटर है, तो 6 गुना 4 कर देंगे, तो 6 गुना 4 कितना होगा, 24 होगा। हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। इसके बाद 55वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है। एक निश्चित कूट भाषा में वी कैन गो को लिखा हुआ है टी में पी, और फिर कैन आई सिट को लिखा हुआ है PRD, ठीक है। उसके बाद सिट एंड गो को लिखा हुआ है DCT। इसमें एंड का कोड क्या होगा हमको ये बताना है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं एंड किस में दिया हुआ है, लास्ट वाले में दिया हुआ है। तो लास्ट वाले में सिट दिया हुआ है, और सिट और किस में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है दूसरा सेंटेंस में। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसमें, 1 मिनट, जिससे आपको आसान हो और अच्छा भी लगे देखने में। हाँ, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सीट इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, और सीट इसमें लिखा हुआ है। तो हम देख लेते हैं दोनों में कौन सा कोड मिल रहा है, ठीक है। सीट वाले में कौन सा कोड मिल रहा है, तो इसमें देख लीजिए D है और इसमें भी D है, तो हम दोनों को सीट को काटते हैं, इधर से सीट भी काट दिए, इधर D भी काट दिए, इसका भी सीट को काट दिया और D को काट दिए। अब इधर क्या सब एंड गो बचा हुआ है, ठीक है। क्या बचा हुआ है, एंड और गो, और इधर दो ठो C और T, ये 2 कोड बचा हुआ है। तो हम देख लेते हैं सीट किस में लिखा हुआ है, और ठीक है। तो पहला दिया है वी कैन गो, ठीक है। यहाँ एंड का हमको देखना है तो गो बचा हुआ है, तो पहला में गो दिया हुआ है तो गो को काटते हैं। देख लेते हैं पहला में टी मी पी दिया हुआ है, यहाँ C और T दिया हुआ है, तो इधर गो को हम सर्कल करते हैं, ठीक है। और उसका जो कोड दिया हुआ है उसको भी हम सर्कल कर लेते हैं। तो इसको सर्कल करेंगे तो यहाँ भी T को सर्कल करेंगे, और इधर भी गो को हम सर्कल करते हैं, और इधर T को सर्कल करते हैं। ये इस तरह से हमारा इसमें सिर्फ गो एंड बच गया है, एंड और क्या बच गया है, कोड में C बच गया है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, जो एंड का कोड होगा वो होगा C। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आता है तो पहले आप सेंटेंस लिखिएगा, उसके सामने उसका कोड लिखिएगा, ठीक है। फिर सेंटेंस, फिर उसके सामने कोड, फिर सेंटेंस, फिर कोड। जो वर्ड का जो कोड होगा, जो मिल रहा होगा, उसको कट करते जाइएगा, ठीक है। अंत में जो कोड बच जाएगा उस वर्ड के साथ में वही वर्ड का कोड होगा जो इसमें हम किए हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। चलिए इसके बाद करते हैं 56वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 56वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, वेरिएबल को प्रत्येक अक्षर के उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल। तो वेरिएबल को पहले क्या करना है, हमको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखना है। तो क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये A आ जाएगा और A आ जाएगा, तो A लिख देते हैं, A, ठीक है, फिर A, ठीक है। A के बाद फिर B आता है तो हम B लिख देते हैं, चलिए, ठीक है। B के बाद फिर इसमें देख लेते हैं E आता है तो E लिख देते हैं, 1 मिनट, हाँ, E लिख दिए। अब क्या आएगा, इसके बाद I आ जाएगा, VAR, I, चलिए I लिख दिए, VAR लिख दिए, L लिख देंगे उसके बाद, फिर R आएगा, L भी कट जाएगा, R आ जाएगा, फिर V आ जाएगा। इस तरह से ये हम इसको क्या किए, वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कर दिए। अब हम फिर वेरिएबल को उल्टा लिख देंगे तो देखेंगे कितना अपरिवर्तित रहता है। तो अगर हम लिखते हैं VARIABLE, ये देख रहे हैं कितना अपरिवर्तित रहता है। तो B जो है यह अपरिवर्तित है, अपने स्थान पे है, I जो है अपरिवर्तित अपने स्थान पे है, और V अपने स्थान पे अपरिवर्तित है। तो टोटल 3 लेटर ऐसा है जो अपने स्थान पर ही है नंबर के अकॉर्डिंग वर्ड में, तो वो अपरिवर्तित है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। चलिए इसके बाद हम लोग कर लेते हैं 57वां नंबर क्वेश्चन, ठीक। 57वां नंबर क्वेश्चन नंबर सीरीज का है, बहुत ही आसान है। तो इसमें देख लेते हैं, पहला क्या लिखा हुआ है, 67 लिखा हुआ है, फिर 77 लिखा हुआ है, फिर 90, फिर तो 67 में कितना जोड़ेंगे, 77 हो जाएगा, 11 जोड़ दिए,
ठीक है। उसके बाद फिर 77 से अगर 90 तक जाएंगे तो कितना जोड़ेंगे, इसमें 13 लिख दिए, जोड़ देंगे, ठीक है। 90 से अगर 107 जाएंगे तो इसमें कितना जोड़ेंगे, 90 10 17 इसमें जोड़ देंगे। हम ये देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, जो प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। 11 है, 13, फिर 17, फिर इसके बाद इसमें देख लेते हैं, इसमें अगर हम 19 को जोड़ देते हैं, क्या 19 जोड़ देते हैं तो यह 126 हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या ही हमको फिर आगे बढ़ाना है। तो 19 के बाद 20 अभाज्य संख्या नहीं है, 21 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 22 भी अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन 23 जो है वह अभाज्य संख्या है। 23 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अगर हम 126 में 23 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 20 40, 149 आ जाएगा। तो हमको अभाज्य संख्या ही आगे बढ़ाना है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 149 जो आगे आएगा ये नंबर सीरीज में। चलिए करते हैं इसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। यहाँ लिखा हुआ है 5 7 32, 15 5 230। तो ये देख लीजिए क्या है, अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और इस 25 में अगर हम ये 7 जोड़ देंगे तो क्या, 25 7 32, ठीक है। इधर 15 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा, ठीक है। और इसी में ये 5 को अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 230 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। उसी तरह से हम करेंगे क्या, 6 का स्क्वायर करेंगे और उसमें क्या जोड़ेंगे जो 42 हो जाए। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 36 में क्या जोड़ेंगे जो 42 हो जाए, 36 प्लस 6 करेंगे जो 42 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा इसका, ठीक है। चलिए करते हैं इसका 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन जो है यह साइलोलिज्म का है, ठीक है। तो चलिए करते हैं साइलोलिज्म का क्वेश्चन। इसमें है कुछ गेंदे खिलौने हैं, ठीक है। चलिए ये गेंद है और ये खिलौने हैं। गेंद को हम बॉल लिख देते हैं और खिलौना को टॉय लिख देते हैं टी। क्या कहते हैं, सभी खिलौने प्लास्टिक है। तो सभी खिलौने प्लास्टिक है तो इसको पी लिख दिए, ठीक। अर्थात कोई भी प्लास्टिक जल नहीं है, तो यहाँ कोई भी प्लास्टिक को हम जल को डब्ल्यू लिख देते हैं, वाटर। ये नहीं है, इसका रिलेशन दिया हुआ है जो नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं निष्कर्ष क्या दिया हुआ है। हम तो कथन को वेन डायग्राम में सजा लिए। तो कथन में क्या कहा है, कुछ गेंदे प्लास्टिक है। क्या है, कुछ गेंदे प्लास्टिक है। देख लेते हैं, ये जो बॉल है और ये प्लास्टिक है, सच में कुछ गेंदे प्लास्टिक है। तो पहला तो कथन निष्कर्ष जो है पहला सही है। दूसरा है कोई भी खिलौना जल नहीं है, तो वाटर कोई भी टॉय नहीं है, बिल्कुल ये भी सही है। तो दोनों जो है निष्कर्ष को अनुसरण करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ये हो जाएगा उत्तर। चलिए करते हैं 60वां नंबर क्वेश्चन। 60वां नंबर हमको क्वेश्चन देखना है, यह ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। किसका है, 60वां नंबर क्वेश्चन यह ब्लड रिलेशन का है। देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है, कोड के अकॉर्डिंग दिया हुआ है सबके सबका रिलेशन, ठीक है। जैसे a@b दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, a@b का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ठीक है। a एंड b दिया हुआ है, इसका मतलब है a जो है वह b की माता है। a+b दिया हुआ है, इसका मतलब a b की पुत्री है। तो हमको दिए गए विकल्प में से ये चूज करना है, क्या, जो r p की बहन है। r जो है यह p की बहन है। तो ये जो कह रहा है r क्या होगा, हमेशा यह लड़की होगा, ठीक है। तो इसको हम सर्कल में करते हैं, और जो पुरुष होता है उसको हम क्या करते हैं, ये चौकुट में करते हैं, ठीक है, चतुर्भुज में करते हैं, ठीक है। तो ये सर्कल में। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं जो r किसमें लड़की है। तो सबसे पहला दिया है r@s। तो अगर a@ एक जगह हम r लिख दें और यहाँ s लिख दें, एक मिनट, और यहाँ s लिख दें, तो क्या हो जाएगा, a b की पुत्र है तो r s की पुत्र है। तो ये कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ बहन का बात किया जाता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा, फिर वही r@s दिया, जहां भी @ r के बाद होगा वहां r लड़का होगा, लेकिन हमको आंसर में लड़का देखना है, दूसरा भी ऑप्शन गलत है। तीसरा देख लेते हैं सी नंबर में। तो तीसरा को हम सजा के देख लेते हैं, जो क्या कहता है, ठीक है। पूरा इसको हम कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, p@q, मतलब p क्या है, q का पुत्र है, ठीक है। तो ये p लिख दिए, और किसका पुत्र है, यह q का पुत्र है। चलिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, q एंड r। तो एंड a b की माता है, जो q जो है वह किसकी, q एंड r जो है, q माता है किसका, r का, ठीक है। तो q माता है किसका, r का, ठीक। उसके बाद क्या कहता है, r जो है s की पुत्री है, क्योंकि h दिया हुआ है, h a b की पुत्री है। तो r जो है वह पुत्री है किसका, s का। तो इससे हमको ये पता चल गया
ठीक है। आर तो इसकी बेटी है और इसका क्यू जो है आर की माता है और आर की पिता जो है यह एस है। तो ये दोनों विवाहित संबंध रखते हैं एक दूसरे आपस में। तो यह पी आर भाई बहन है और इसका क्यू एस माता पिता है। ठीक है, तो यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, जिसमें हमको क्या कह रहा है, आर पी की बहन है। तो आर पी की बहन है, डायग्राम से दिख रहा है, और सी नंबर ऑप्शन यही बता रहे थे, हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, 61वां नंबर। ठीक है, आराम आराम से कीजिएगा। 61वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ए बी सी और डी कैरम खेल रहे हैं। ठीक है, ए बी सी डी जो है यह क्या कर रहा है, कैरम खेल रहा है। ठीक है, और इसमें देख रहा है ए सी और बी डी जो है वह पार्टनर है। ए सी और बी डी पार्टनर है। तो चलिए कैरम बोर्ड बना लेते हैं एक ठो। इस तरह से ये कैरम खेल रहा है, ये इस तरह से कर लिया, 4 लोग कैरम खेल रहा है। तो ए सी पार्टनर है। चलिए यहां ए हम बैठा दिए और इस साइड सी बैठा दिया। ठीक है, ए सी पार्टनर है और बी डी पार्टनर है। बी डी पार्टनर है, क्या कहता है, सी डी के बाईं ओर बैठा है, मतलब डी के लेफ्ट ओर बैठा है। अगर हम यहां पर डी को बैठा देते हैं तो उसके लेफ्ट में सी हो जाएगा। ठीक है, जिसका मुख किधर है, दक्षिण की तरफ है। तो ये डी का मुख किधर है, दक्षिण की तरफ। तो इधर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब क्या कहता है, ए की मुख किस दिशा में है, तो ए का मुख कौन से दिशा में है, तो ए का मुख जो है यह कौन से दिशा में है, तो ए का मुख जो है यह है पूरब की दिशा में। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है, अगर हम इसे इस तरह से लिखते हैं, इधर क्या होगा, नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा, इधर ईस्ट होगा और वेस्ट होगा। तो ए किधर है, ईस्ट के दिशा की तरफ है, मतलब पूर्व की दिशा की ओर है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला है 3 जनवरी 2033 को कौन सा सप्ताह होगा। ठीक है, तो क्या है, 3 जनवरी 2033 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो बहुत आसान है, 3 जनवरी 2033। इस तरह से जब कहेगा तो 3 हम डेट को लिख देंगे। ठीक है, और पहला महीना को एक ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहता है, ईयर कोड होता है 2030 का या 2033 का, वह 6 हम ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर जो ये 2033 में 3 3 2 है, तो 3 3 जो इसका 2033 है वह 33 ऐड कर देंगे। ठीक है, लास्ट का जो ईयर है मतलब 33वां साल, और इस जो 2033 लिखा हुआ है इसको पूरा को ऐड कर देंगे। 3 3 6 2 8 हो जाएगा, और इसको ऐड करके भागा 7 कर देंगे। टोटल इसको ऐड करेंगे, 3 1 4 6 10 8 18 और 33, 6 1 7 3 10 8 18 और 33 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो 51 में हम फिर किससे भाग करते हैं, 7 से भाग करेंगे। तो 7 7 49 कट जाएगा, बच जाएगा कितना शेष में 2। जब 2 शेष में बच जाएगा तो एक पहला को रविवार और दूसरा क्या, सोमवार। तो सोमवार इसका होगा। 3 जनवरी 2033 को कौन सा दिन होगा, 3 जनवरी 2033 को सप्ताह का सोमवार दिन होगा। यही हमारा उत्तर होगा। चलिए इसके बाद करते हैं 63वां नंबर क्वेश्चन। 63वां नंबर क्वेश्चन डाइस से है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, एक पासे के फलकों पर LZIDN और A अक्षर अंकित है। नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई है। फलक N के विपरीत कौन सा फलक होगा। हमको N के विपरीत देखना है। हमको ना ही इस पासे में N दिख रहा है, ना ही इस पासे में N दिख रहा है। तो हम पहले इस दोनों पासे के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि कौन किसका अपोजिट होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं रूल के अकॉर्डिंग, हम पहले इसको लिख देते हैं इस तरह से घुमा करके। तो इस तरह से अगर हम इस पासा के घुमाएंगे तो क्या लिखाएगा, पहले ए लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, फिर उसके बाद एल आ जाएगा। फिर इसमें ए तरफ से ही इस तरह से घुमा देंगे, जिस तरह से इसको घुमाए थे। तो ए के नीचे ए लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, फिर उसके बाद जेड आ जाएगा। हम ये देख रहे हैं क्या, डी के अपोजिट क्या है, डी के अपोजिट आई है। ठीक है, तो आई तो होगा नहीं, ठीक है, और डी होगा नहीं। उसके बाद एल के अपोजिट क्या है, एल के अपोजिट जेड है, तो ना ही एल होगा ना ही जेड होगा, ये दोनों हो चुका है। ठीक है, और क्या कह रहा है,
LZ नहीं होगा, DI नहीं होगा, इधर बचा क्या है, A के अपोजिट A दिख रहा है, तो हम ऐसा देखेंगे जो A का अपोजिट में क्या होगा, सॉरी N और A दिख रहा है, तो हमको N के अपोजिट देखना है, इसमें N के अपोजिट A होगा, इसके अकॉर्डिंग यही आंसर हमारा C हो जाएगा। चलिए इसके बाद करते हैं 64वां नंबर क्वेश्चन। 64वां नंबर क्वेश्चन जो है वह सीटिंग अरेंजमेंट का है, ठीक है। 64वां नंबर क्वेश्चन क्या है, यह सीटिंग अरेंजमेंट का है। तो सबसे पहले इधर देख लेते हैं क्या है, 6 दोस्त लिसा, मार्क, निकोल, ओवेन, पाम और केविन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अगला में। तो देख लीजिए कौन सब है दोस्त का नाम, 6 दोस्त है जो लिसा है, मार्क है, निकोल है, ओवेन है, पाम है और केविन है, ठीक है। यह 6 दोस्त है। हम सबका कोड लिख देते हैं। पहले कौन है, लिसा है, फिर है मार्क, उसके बाद फिर कौन है, उसके बाद है निकेल, ठीक है, फिर ओवेन है, फिर पाम है, ठीक है, और फिर कौन है, केविन है, ठीक। ये लिख दिए। ये 6 दोस्त हैं जो एक सर्कुलर टेबल पे बैठा हुआ है, ठीक है, वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठा हुआ है और सभी का मुख जो है वह केंद्र से बाहर है। तो 6 दोस्त पहले कर देते हैं और सब बाहर की ओर देख रहा है। किधर देख रहा है, बाहर की ओर देख रहा है, सबका मुख केंद्र से बाहर है। चलिए एक एक करके अब बैठाते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ मुख बाहर करके बैठे हुए हैं। लिसा मार्क के ठीक दाईं ओर है। लिसा जो है वह मार्क के दाईं ओर है। हम मान लेते हैं यहां लिख देते हैं लिसा, ठीक है, लिसा लिखते हैं या फिर L लिख देते हैं। लिसा जो किसके, मार्क के दाईं ओर है। अगर वह बाहर की तरफ बैठेगा, अगर इधर बैठेगा तो लेफ्ट हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा कौन, मार्क। थोड़ा इधर कर देते हैं, हाँ, यहां लिख दिए मार्क। मार्क के दाईं ओर कौन है, लिसा बैठी हुई है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, केविन, निकोल और ओवेन। केविन जो है निकोल और ओवेन के ठीक बीच में बैठा है, ठीक है। केविन जो है वह निकोल और ओवेन, और ओवेन के बीच में बैठा है, ठीक है। अर्थात ओवेन पाम के ठीक बाईं ओर बैठा है। ओवेन जो है वह पाम के ठीक बाईं ओर बैठा है। सबसे पहले जो कह रहा है ये, केविन जो है निकोल और ओवेन के बीच में है, तो हम निकोल को यहां बैठा देते हैं, ठीक है, केविन को यहां बिठा देते हैं और ओवेन, ठीक है। तो केविन, निकोल, ओवेन के बीच में है और पाम जो है, ओवेन जो है पाम के ठीक बाईं ओर बैठा, तो यहां पाम पी लिख देते हैं, पाम, ठीक है। ये हो गया। इस तरह से हम सीटिंग अरेंजमेंट कर लिए। तो क्वेश्चन क्या कहता है, पाम के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो पाम के ठीक दाईं ओर बैठा है मार्क। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान है, बस आपको सीटिंग अरेंजमेंट में ठीक से बैठाना होता है, ठीक है। चलिए अगला कर लेते हैं। इसके बाद 65वां नंबर क्वेश्चन। 65वां नंबर क्वेश्चन क्या है, वेन डायग्राम दिया हुआ है, पैसेंजर है और फ्लाइट है और ट्रेन है। तो पैसेंजर, फ्लाइट, ट्रेन देख लेते हैं, ठीक है। बहुत सारा पैसेंजर पैदल भी चलता है, बहुत सारा पैसेंजर क्या फ्लाइट से भी चलता है, बहुत सारा ट्रेन से भी चलता है। तो हम अगर पैसेंजर को बीच में रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इधर फ्लाइट और इधर ट्रेन। तो ये जरूरी है सब पैसेंजर फ्लाइट और ट्रेन से चले, कुछ कुछ जो बीच में बचा हुआ है पैसेंजर वह ऐसे भी चलता है, कुछ फ्लाइट से कुछ ट्रेन से। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। चलिए अगला देख लेते हैं 66वां नंबर क्वेश्चन। 66वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें परिवहन बस और हवाई जहाज दिखाना है, ठीक है। तो परिवहन टोटल हो जाएगा, उसके बीच में आ जाएगा बस और उसके बीच में आ जाएगा एरोप्लेन, ठीक है। परिवहन बस, तो देख लेते हैं डी नंबर ऑप्शन में क्या है। तो डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ होगा, हाँ, तो डी नंबर ऑप्शन में यही होगा, बीच में परिवहन हो जाएगा, ठीक है, और इसमें बस हो जाएगा और इसमें एरोप्लेन हो जाएगा। चलिए अगला कर लेते हैं 67वां नंबर क्वेश्चन। 67वां नंबर क्वेश्चन जो है यह रीजनिंग है, जो मैथमेटिकल रीजनिंग है, बहुत ही आसान है। देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, 32, 49, 7 गुना 4 और भागा 3। इसमें क्या कहता है, घटा और भागा को आपस में बदल दिया जाता है। तो जहां घटा है वहां भागा कर देते हैं, यहां घटा के जगह क्या कर दिया, भागा कर दिया, ठीक है। और यहां पर भागा की जगह क्या, घटा, ठीक, ये हो गया। और गुना और जोड़ को भी परस्पर बदल दिया जाता है। तो यहाँ जोड़ है तो यहाँ गुना, ठीक है, और यहाँ गुना है तो यहाँ जोड़। चलिए आगे इसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। 32 गुना
49/7 जोड़ 7 गुना 4 घटा 3। तो अगर हम 7 से 49 को भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 7, तो 32 गुना 7, ठीक है, जोड़ 4 घटा 3। अगर 32 गुना 7 करते हैं तो क्या आ जाता है, 7 चौका 7 दूना 14, 7 या 21, 1 22, 224 आ जाएगा, जोड़ 4 घटा 3, 24 4 28, 228 घटा 3 कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ यही हमारा उत्तर होगा। चलिए इसके बाद अगला कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है ये देखना है। तो कथन क्या दिया हुआ है, भाग्य बहादुरों का साथ देता है। जो भाग्य है यह बहादुरों का साथ देता है, ठीक है। भाग्य किसका साथ देता है, बहादुर का साथ देता है। सबसे पहले क्या है, पहला है सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ये कथन बिल्कुल अनुसरण करता है, तो पहला कथन सही होगा। दूसरा क्या है, उनकी मृत्यु से पहले कई बार कायर मर जाते हैं, ठीक है, ये कथन इससे मिलता है ही नहीं। तो इसमें कथन एक जो है, जो निष्कर्ष है वह कथन एक को अनुसरण करता है, ठीक है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, यह उत्तर हो जाएगा बी नंबर, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो ये बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला कर लेते हैं 69वां नंबर क्वेश्चन। 69वां नंबर क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन का क्या है, पढ़िए क्वेश्चन को एक बार ध्यान से। क्या है, एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन कहता है, वह मेरे इकलौते बेटे के पिता की इकलौती बहू का इकलौता बेटा है। उस आदमी का रमन से क्या संबंध है। तो हम लोग डायग्राम बना करके देख लेते हैं। जैसा कि हम बताए हैं, जो भी फीमेल होगा, जो भी लड़की होगा, उसको हम सर्कल से डिनोट करते हैं, और जो भी लड़का होता है उसको हम चतुर्भुज से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कहते हैं। एक आदमी के तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन कहता है, ठीक है, एक आदमी का तस्वीर है, उसके तरफ इशारा करके रमन कहता है, वह मेरे इकलौते बेटे के पिता, मान लेते हैं रमन को हम आर लिख देते हैं, और क्या कहता है, रमन ही कह रहा है, वह मेरे इकलौते बेटे, ठीक है, के पिता, तो उसका पिता, इकलौते बेटे के पिता तो रमन ही हुआ, कि इकलौती बहू है, तो इसका बहू है किसका, रमन का, तो इसकी वाइफ हो जाएगा, रमन के बेटा का बहू का इकलौता बेटा है, ठीक है। ये फोटो में जो है, एक मिनट थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं, जो आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। रमन क्या कहता है, वह मेरे इकलौते पुत्र के पिता के बहू का इकलौते बेटा है, जो फोटो में दिया हुआ है। तो उस आदमी का रमन से क्या संबंध है, तो उस आदमी का रमन से जो संबंध है वह क्या है, वह है बेटा का बेटा, रमन के बेटा का बेटा है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर कर लेते हैं हम 70वां नंबर क्वेश्चन। 70वां नंबर क्वेश्चन जो पेपर फोल्डिंग का है। पेपर फोल्डिंग इसमें देख लेते हैं कैसे है। पेपर को इस तरह से पहले इधर फोल्ड किया जाता है, फिर इधर फोल्ड किया जाता है, और इस तरह से कटिंग किया जाता है। फोल्डिंग एंड कटिंग का है। तो हम ये देखेंगे, जब इसको हम इस तरफ खोलेंगे तो यहाँ भी सर्कल आएगा, यहाँ भी सर्कल, 4 सर्कल इसमें होगा, किसी में भी बीच में 4 सर्कल नहीं है। ऑप्शन डी के अलावा यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए इसके बाद करते हैं 71वां नंबर क्वेश्चन। 71वां नंबर क्वेश्चन क्या है, यह वाटर इमेज का है, ठीक है। वाटर इमेज कहिए या फिर मिरर इमेज कहिए। मिरर इमेज तो साइड में दिया जाता है, ठीक है, लेकिन नीचे दिया हो तो हम वाटर इमेज ही इसको कह सकते हैं। तो वाटर इमेज में ये हम देख रहे हैं, इसका उत्तर जो होगा यह कौन सा होगा। अगर हम इसको इस तरफ करेंगे तो ये तो ऊपर हो जाएगा, बाकी सबका साइड दिया तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा, बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं, जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ क्या आएगा। यहाँ सर्कल है, ये आप फिगर पे नहीं जाइए, फिगर के स्थान पे जाइए। सर्कल है तो ये यहाँ आ गया दूसरा में, फिर उसके बाद यहाँ पर त्रिभुज है तो इससे आगे कर गया चतुर्भुज, फिर इससे ऊपर चले गया यहाँ पर, और इससे जो इस स्थान पे आएगा वही इसमें उत्तर होगा। तो एक ही फिगर है जो षटकोण से रिलेटेड है, ठीक है, और इससे रिलेटेड है जो बंद फिगर है, तो वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, ठीक, क्योंकि ये चतुर्भुज भी वहां है, ये नहीं होगा, ये रिपीट हो चुका है, पहले आ चुका है। चलिए करते हैं इसका 73वां नंबर क्वेश्चन। 73वां नंबर क्वेश्चन क्या है, हमको फिगर इसमें क्या करना है, इनपुट करना है, लगाना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा लगेगा, ठीक। तो ये देख लीजिए,
इसमें कौन सा लगेगा ये हमको देखना है। तो ये त्रिभुज इधर इधर सीधा है, इधर तो इस साइड नीचे के डायरेक्शन में है, तो ये नहीं होगा, ये ऊपर के डायरेक्शन में है, ये टेढ़ा है। ठीक है, अगर ये इस तरफ है, ये ऊपर होना चाहिए सर्कल वाला, तो हमारा ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर होगा। चलिए करते हैं इसका 74वां नंबर क्वेश्चन। 74वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं इस तरह से, ध्यान से देखिएगा, ये इस तरह से बना हुआ है, ये अंतर्निहित कह रहा है किसमें है, तो अगला नंबर पेज में है, ये देख लेते हैं। हाँ, देखना क्या है इसमें, कौन सा अंतर्निहित है, कैसा फोटो था, फोटो हम यहां पर बना देते हैं एक छोटा सा, ये इस तरह से देख लेते हैं ये किस में अंतर्निहित है। तो ये जो अंतर्निहित है यह किस में है, ये देखना है। ऑप्शन नंबर ए में तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ये जो फोटो है ये बीच का, ये इसमें अंतर्निहित है, ये बिल्कुल सही है। चलिए इसके बाद करते हैं हम लोग 75वां नंबर क्वेश्चन। 75वां नंबर क्वेश्चन में हमको काउंट करना है कितना त्रिभुज है। ठीक है, तो त्रिभुज हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये एक बड़ा वाला त्रिभुज, ये एक त्रिभुज, ठीक है, 2 हो गया। ठीक है, और ये बीच में एक छोटा सा, ये 3 हो गया। ठीक है, ये एक पूरा, ये 4 हो गया। ठीक है, और ये एक 5 हो गया। ठीक है, इस तरह से हम देख लिए टोटल 5 त्रिभुज है, और यही हमारा ऑप्शन सी में है, यही उत्तर होगा। चलिए इसके बाद करते हैं 76वां नंबर क्वेश्चन। अब यहां से रीजनिंग खत्म और मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 76वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 120, 240 और 480 का लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा, एलसीएम। इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो आसान से देख लीजिए, एलसीएम क्या होता है, जो नंबर लिखा हुआ था उसका टेबल बोल करके देख लेते हैं। ठीक है, ऐसा नंबर जो तीनों नंबर के कॉमन आ जाएगा टेबल में, ठीक है, तो वही होगा। तो अगर हम 12 से करते हैं 48, 24 दूना 48, तो 480 ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए इसके बाद करते हैं 77वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 77वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक 5 सेंटीमीटर वाले 7 बराबर घनों को सिरे से जोड़ा जाता है तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे मान लेते हैं यह एक ठो घन है, ठीक, यह एक घन है और इसका 5 सेंटीमीटर है साइड, इस तरह से 7 जोड़ा जाता है। अगर 7 इस तरह से जोड़ा गया, इसमें कितना 7 जोड़ा गया, तो कितना हो जाएगा, इसका टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35। ठीक है, ये जान लीजिए 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमारे पास लेंथ कितना आ गया, 35 सेंटीमीटर आ गया। चलिए उसके बाद ब्रेथ और हाइट सेम होगा। ठीक है, लेंथ 35 आ गया, अगर हम जोड़े तो सबको सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना आ जाएगा, 5 रहेगा, 5 ही, और उसका एच भी कितना रहेगा, ठीक है, 5 ही रहेगा। ये सेंटीमीटर है सब। ठीक, इसको क्या कहता है, जोड़ा जाता है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये ध्यान से सुनिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर टोटल सरफेस एरिया, TSA, टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, 2 × LB + BH + LH। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, जब ये इसका फॉर्मूला होता है तो चलिए देखते हैं, इसका फॉर्मूला में पुट करते हैं। लेंथ कितना है, 35 दिया हुआ है, ब्रेथ कितना है, 5 दिया हुआ है, तो 35 × 5 कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, B और H, 5 × 5 कितना हो जाएगा, जोड़ 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर कितना हो जाएगा, 35 × H 175, 175 25 कितना हो गया, 200, 375, 375 × 2 अगर कर देंगे कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, ज़्यादा लिखना नहीं है, बस मुंह से कैलकुलेट करिए और आंसर निकालिए। ठीक है, जितना ज़्यादा समय लगाइएगा उतने कंपटीशन से पीछे हटिएगा। इसीलिए हमको करना क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए, एक वृत्ताकार की परिधि कितना है, 253 मीटर है। ठीक है, 8 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से समतल करवाया गया उसको। ठीक है, तो उसका टोटल लागत कितना हुआ। तो सबसे पहले परिधि क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है, उसके चारों तरफ का। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2πr होता है, 2πr। 2πr बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 253 दिया हुआ है। ठीक है, इससे हमको रेडियस निकल जाएगा। अगर हम रेडियस निकालते हैं, r बराबर क्या हो जाएगा, 253/2। पाई का मान कितना हम देंगे, पाई का मान 22/7 दे देंगे। अगर हम 22/7 लिखेंगे तो गुना 22/7 होगा, तो 7 नीचे नहीं लिख करके ये ऊपर चला जाएगा, हम ऊपर लिख दिए। इस तरह से अगर हम 22 से कटाते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर 2 से 11 दूना 22, इधर क्या हो जाएगा, 11 दूना 22, 11 दिया 33, 23 हो जाएगा। ठीक है,
23 गुना 7/4 हम आर निकाल लिए। आर क्या निकला हमारा, अब इसको इरेज कर लेते हैं और डायरेक्ट हम लिख देते हैं आर का फॉर्मूला। आर बराबर क्या आया, ठीक है, हमारे पास आर बराबर आ गया, एक मिनट, आर बराबर क्या आ गया, 23 गुना 7/2 गुना 2 4। ये आर बराबर फॉर्मूला आ गया। हम जब तक कि इसका एरिया नहीं निकालेंगे तब तक हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। तो एरिया बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7, ठीक है, गुना आर क्या हो जाएगा, 23 गुना 7/4, फिर गुना 23 गुना 7/4, आर स्क्वायर लिखा है इसीलिए इसको हम 2 बार लिख दिए। और इसी ये टोटल एरिया निकल गया और इसी को समतल करवाना है तो पर मीटर स्क्वायर कितना 8 रुपया लगता है, तो हम 8 रुपया डायरेक्ट इसी मल्टीप्लाई कर दिए। पूरा कैलकुलेट करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए करके देखते हैं क्या हो जाएगा। इधर 4 दूना 8, 2 बार में कट गया, ठीक, फिर इस 2 से कटाएंगे तो 2 से 2 दूना 4 कट जाएगा, ठीक है, फिर ये 2 से ऊपर कट जाएगा कितने बार में, 11 बार में कट गया। अब इधर कितना 7 और 7 भी कट गया। हमको क्या देखना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 23 गुना 7 गुना 23 बचा है 11, यहाँ लिख देते हैं 11 गुना 23 गुना 23 गुना 7, ठीक है, ठीक है, ये लिख दिए हम लोग। अब हम देख लेते हैं इसको अगर हम गुना करेंगे। सबसे पहले तो हम ऑप्शन में ये देख लेंगे जो सबका इकाई स्थान पे क्या है, ठीक है। तो इकाई स्थान पे क्या है, यहाँ पर 2 है, 0 है, सबका इकाई स्थान अलग अलग है। क्या है, सबका इकाई स्थान अलग अलग है। तो हम देख लेते हैं इकाई स्थान से ही कर लेंगे आंसर। अगर हम 7 को 3 से करेंगे 21 हो जाएगा, इकाई स्थान पर 1 आएगा। 1 गुना 3 करेंगे तो इकाई स्थान पे 3 आएगा, फिर 3 गुना 1 करेंगे इकाई स्थान पर 3 आएगा। तो एक ही ऑप्शन में इकाई स्थान पे 3 है जो ऑप्शन नंबर डी में है, यही हमारा सही उत्तर होगा। बाकी इतना ज़्यादा गुना भाग करने की जरूरत नहीं है, इकाई स्थान से आप इसको आसान से कर सकते हैं। चलिए इसके बाद करते हैं 79वां नंबर। इसके बाद करते हैं हम लोग 79वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 79वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए किसी कार्य को 8 दिनों में और बी 12 दिनों में पूरा करता है। बहुत आसान है, ए कितना दिन में करता है 8 दिन में और बी कितना दिन में करता है 12 दिन में। हम टोटल काम निकाल लेते हैं यूनिट में। 8 दिन में करता है 12, दोनों का अगर हम एलसीएम ले लेंगे 8 12 का तो जो एलसीएम आएगा वही यूनिट में काम हो जाएगा। तो 12 दूना 24, तो 24 यूनिट काम हो गया। अब 8 ए करता है 8 दिन में 24 यूनिट, तो एक दिन में कितना यूनिट करता होगा 3 यूनिट। और बी जो करता है वह एक दिन में कितना यूनिट करेगा, अगर 12 दिन में खत्म करता है 2 यूनिट एक दिन में करेगा। चलिए ठीक है, ये यूनिट में काम निकाल लिए। 8 एक दिन में 3 यूनिट, बी 2 यूनिट करता है। क्या कहता है, यदि वह दोनों मिलकर, कहते हैं यदि वे दोनों मिलकर 3 दिन तक साथ कार्य करता है, तो दोनों मिलकर करेगा तो कितना, ए 3 यूनिट और 2 यूनिट, 5 यूनिट एक दिन में करेगा। तो 3 दिन में कितना यूनिट करेगा, 5 तिया 15 यूनिट खत्म कर देगा। जब वह 15 यूनिट कर देगा तो 24 में से अगर 15 माइनस करेंगे तो कितना बच जाता है, टोटल 9 यूनिट बच जाता है। तो कहता है आगे क्वेश्चन क्या कहता है, तो उस कार्य का कितना हिस्सा शेष बचा, तो 15 यूनिट हो गया। ठीक है, 3 दिन काम किया, 3 2 5 तिया 15 यूनिट हो चुका है। 3 जोड़ 2 कितना बचा, 3 2 5 गुना 3, ठीक है, तो 15 यूनिट हो चुका है। तो बचा कितना यूनिट, 15 5 20 4 24, तो 9 यूनिट बचा है। ठीक है, तो वह कहता है कितना भाग बचा हुआ है, तो देख लीजिए 9/24 भाग बचा हुआ है। इसको कटाएं, 3 तिया 9 8 तिया 24, तो 3/8 भाग बचा है। यही हमारा बी नंबर सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला कर लेते हैं। बहुत आसान सब क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। 80वां नंबर क्या है, 143 खिलाड़ियों की कबड्डी टीम का औसत वजन 93 kg है। यदि प्रबंधक वजन को शामिल किया जाता है तो औसत वजन में 1 kg बढ़ जाता है। तो प्रबंधक का वजन कितना है। ठीक है, तो देख लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले तो टोटल वजन निकाल लेते हैं 143 खिलाड़ी का। तो 143 गुना कितना 93 kg। इसको जब हम पूरा गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13,299 kg। ये आ गया 143 खिलाड़ी का वजन। ठीक है, इतना केजी से मल्टीप्लाई किए थे। ठीक, उसके बाद क्या कहता है, इसमें प्रबंधक भी
जुड़ जाता है। कौन जुड़ जाता है? प्रबंधक भी जुड़ जाता है। जब प्रबंधक जुड़ जाएगा तो टोटल 144 आदमी हो जाएगा। ठीक है, 144 आदमी हो जाएगा और वही 144 और 1 kg क्या बढ़ जाता है उसका औसत वजन, तो 93 से कितना हो जाएगा? 94 kg हो जाएगा। यही हो जाएगा। तो इधर प्रबंधक के जुड़ने के बाद कितना वजन हो जाएगा? टोटल 13,536 kg हो जाएगा अगर हम इसको गुणा करेंगे तो। ठीक है, अब क्या कह रहा है? प्रबंधक का वजन कितना होगा? तो बड़ा ये होगा प्रबंधक के जुड़ने के बाद, ये प्रबंधक से जुड़ने से पहले। दोनों को हम माइनस कर देंगे। कितना से कितना को माइनस कर देंगे? 13,536, 13,536 घटा 13,299, 13,299। हमारे पास बचता कितना है? अगर माइनस करेंगे तो 237 बचेगा। कितना बच जाएगा? 237 kg बच जाएगा और वही प्रबंधक का वजन होगा। कितना? 237 kg, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, यही हमारा, सॉरी बी में नहीं, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 237 kg। ठीक है, तो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 81वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 81वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 81वां नंबर क्वेश्चन क्या है? एक धनराशि है 10,000, 1 मिनट, हाँ, 10,000 धनराशि, एक हिस्सा 8% पर और बचा हुआ हिस्सा 10% की वार्षिक ब्याज पर उधार दिया जाता है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सुन लीजिए। ठीक है, क्या कहता है? 10,000 रुपया है। ठीक है, एक हिस्सा को 8% पर लगाया जाता है और दूसरा हिस्सा को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया जाता है। ब्याज दर 9.2 हो। ठीक है, यदि औसत एवरेज ब्याज दर हम यही लिख देते हैं, क्या है? एवरेज ब्याज दर कितना हो जाएगा? 9.2 हो तो दोनों हिस्से में कितने होंगे? तो एक तो 8 है, बहुत आसान तरीका से हम कर देते हैं इधर। ठीक है, तो एवरेज हमको बताया, पहला क्या है? 8 है और दूसरा 10 है। ठीक है, हमको और एवरेज कितना है? 9.2 है। ये हो गया। अगर हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं तो दोनों हिस्सा हमको बताना है, तो इधर कितना हो जाएगा? 1.10 घटा 9, तो ये हो जाएगा 0.8। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा? फिर 1.2 हो जाएगा। तो हम इसका अगर हम हटाए तो कितना कट के आया? ये हो जाएगा 2 चौके 8, 3 चौके 12, 2:3, 2:3 आया। और ये 2:3 में ही हम क्या करेंगे? धनराशि को बांट देंगे। ठीक है, तो धनराशि को बांट के देखते हैं। 10,000 2:3 में 2 3 5, 10,000 बटे 5। पहला में कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 दूना 10, 2,000। तो पहला 6,000 होगा और दूसरा फिर क्या हो जाएगा? वही 2,000 गुना, एक 6,000 होगा और एक 4,000 होगा। एक 4,000 होगा और 6,000 होगा। देख लेते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है या नहीं। ठीक है, तो एक हो जाएगा 4,000, एक हो जाएगा 6,000। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं इसका 82 नंबर क्वेश्चन। 82वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें सह अभाज्य को बताना है। कौन सा युग्म सह अभाज्य है? ठीक है, तो सह अभाज्य जिसको को प्राइम कहते हैं, सह अभाज्य कहिए या फिर क्या कहिए? को प्राइम कहिए। तो को प्राइम इसमें कौन होता है? जो सह अभाज्य होता है उसका जब हम HCF निकालते हैं, महत्तम समापवर्ती निकालते हैं, तो उसका हमेशा महत्तम समापवर्ती क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो देख लेते हैं, इसमें महत्तम समापवर्ती 7 आएगा, इसमें 3 आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, लेकिन 11 ये जो है 1 आएगा। तो हमारा सह अभाज्य जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये उत्तर होगा। चलिए इसके बाद करते हैं 83वां नंबर क्वेश्चन। 83वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 750 की अंकित कीमत वाली पतलून छूट के दौरान 660 पर बेची गई, तो इसमें कितने प्रतिशत की छूट दी गई? मतलब पहले 750 का था, बाद में उसको 660 में बेचा गया, तो टोटल इसमें कितने? 90 रुपये की छूट दी गई। तो 90 रुपये की छूट दी गई, हमको प्रतिशत में बताना है कितना छूट दी गई। तो इसको प्रतिशत में कर देते हैं, 90/750 गुना 100। ठीक, कटाते हैं, 0 0 कट जाएगा, 3 तिया 9, 25 तिया 75, 25 चौके 100, तो 4 तिया 12%। ऑप्शन नंबर ए में है, यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला कर लेते हैं क्वेश्चन 84वां नंबर। 84वां नंबर क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु की कीमत 2 वर्षों में 25% बढ़ाई जाती है। इस वर्ष कीमत 120 से बढ़कर 140 हो गई, तो बताइए अगले वर्ष
में प्रतिशत वृद्धि होगी। सिर्फ 25% ही हमको बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, ठीक है। तो 120 से 140 हो गई है, और कितना बढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं 120 में अगर हम 25% बढ़ाते हैं तो बढ़ के कितना होता है, 120 गुना 125 बटे 100, ये कट जाएगा। इधर 2 पंचे 10 और 25 पंचे 125, 2 से 6 के 12, 2 6 के 12, 25 6 के 150। अगर हम इसका 120 का 25% बढ़ाते हैं तो हमारे पास कितना आ गया, 150 आ गया। जिसमें क्या कहता है 140 हो चुका है, 140 हो चुका है, और हमको कितना बढ़ाना है, तो 10 बढ़ाना है। तो 10 कितना, प्रतिशत में ही ना हमको 10 बढ़ाना होगा, प्रतिशत में 10 बढ़ाना होगा, ठीक। तो देख लेते हैं प्रतिशत में 10 कैसे बढ़ाएंगे। तो यह 10 140 से अब बढ़ेगा, तो 10 बटे 140 गुना 100, ठीक है, ये कट जाएगा। 7 दूना 14 और 50 दूना 100, ये हो जाएगा 7.14, जो 7.1/7, सॉरी 7.1/7 होगा, या फिर कहिए ये हो जाएगा 7.14। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद करते हैं 85वां नंबर क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए। इसमें क्या कहता है, एक कक्षा में 60 लड़के और लड़कियां हैं, तब इनमें से कौन सा लड़के और लड़कियों की संख्या का सही अनुपात है। तो हम अनुपात देख लीजिए, लड़का लड़की का अनुपात जो भी होगा, तो ये कुल अनुपात के बराबर तो 60 दिया है, क्योंकि लड़का लड़की बराबर 60 दिया हुआ है, लड़का लड़की के बराबर हमको 60 दिया हुआ है। तो हम अगर कुल अनुपात का करेंगे तो वो उससे डिवाइड हो जाएगा। जैसे 3 2 5 हुआ, 5 से अगर 60 करेंगे तो ये हो सकता है, 7 3 10, 10 से भी 60 कर सकता है, ये भी हो सकता है, 4 3 1 4, ये भी कर सकता है, लेकिन 6 1 7 जो है 7 से 60 कभी नहीं कटेगा, तो यह अनुपात नहीं हो सकता है। तो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद करते हैं 86वां नंबर क्वेश्चन। 86वां नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें हमको स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है। देख लेते हैं 86वां नंबर क्वेश्चन क्या है। एक यात्रा पर गया एक आदमी पहले 120 किलोमीटर 60 के स्पीड से चलता है, ठीक है, और अगले 120 किलोमीटर 80 की गति से तय करता है। तो यात्रा की औसत गति क्या है। तो पहले 120 जो है किलोमीटर वह 60 के स्पीड से चलता है, और दूसरा 120 जो है वह 80 की स्पीड से चलता है, ठीक है। तो उसमें क्या कहता है, उसके यात्रा की औसत गति क्या होगी। तो औसत एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 120 प्लस 120 240, ठीक है, और टोटल टाइम, टोटल स्पीड बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम निकालने के लिए 60 दूना 120, 2 हो जाएगा, इधर ये कट जाएगा, 3 चौक 12, 2 चौके 8। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1.5, 2 प्लस 1.5 3.5 आ जाता है, ठीक है। तो इसका डेसिमल अगर उड़ाएंगे तो ऊपर में 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। कटाते हैं इसको, 7 5 35 और 2 5 10, 480 बटे 7 हो जाएगा। तो 7 के 42, ठीक है, 7 8 56। इस तरह से अगर हम कटाते हैं तो 68.57 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 68.57। चलिए इसके बाद कर लेते हैं 87वां नंबर क्वेश्चन। 87वां नंबर क्वेश्चन बार बार हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, और इसका करने का तरीका बहुत लोग से नहीं होता है। बस कुछ करना नहीं है, इसमें नीचे की तरफ से आप इसको कैलकुलेट करते चले जाइए तो आंसर इजीली निकल जाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ से कैलकुलेट कीजिए, इसके 6 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। हम इसका एलसीएम लेंगे, कितना 6 5 30 घटा 2, क्या हो जाएगा 28/5 हो जाएगा। तो 28/5 होगा तो ये 5 यहाँ चले आएगा, ठीक है, और नीचे 28 रह जाएगा। तो चलिए हम ये करके देखते हैं। पहले 5 हो जाएगा, घटा 5 जोड़ 28 बटे कितना आ जाएगा, सॉरी 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5 जोड़ 5 बटे 28 हो जाएगा। कर ही देते हैं सॉल्व। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 5 6 30, इसको 5 6 30 जोड़ 30 घटा 2, 28/5 हो जाएगा। तो 5 ऊपर चला जाएगा, 5 जोड़ 5 बटे 28। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 28 पंचे कितना हो जाएगा 140 जोड़ 45, 145 बटे कितना आ गया 28। चलिए अगला स्टेप में क्या होगा, ये 28 यहां तक हो गया। अब ये जो है यहां नीचे 145 रहेगा, इरेज करके लिख देते हैं। अब जो नीचे यहां आएगा, यहां इधर 145 आ जाएगा,
ऊपर क्या चले जाएगा, 28 चले जाएगा यहाँ पे। अब अगर 145 तो करते हैं तो 145 दूना कितना हो जाएगा, 290, 290 घटा 28 बटे 145, ठीक ना। तो अब 290 में अगर 28 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 262, ठीक। अब नीचे कितना है, 101 बटे 262 बटे 145, और यही 145 ऊपर चला जाएगा तो 145 बटे 262 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आप नीचे की तरफ से सॉल्व करते जाइए, लास्ट तक में जो बचेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा, 145 बटे 262। चलिए करते हैं 88वां नंबर क्वेश्चन। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से टोटल कम से कम 20 प्रैक्टिस सेट तो अभी लाएंगे ही, जो रोजगार विद अंकित से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला कर लेते हैं 88वां नंबर क्वेश्चन। 88वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी को 2000 में बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है, इसे 3000 में बेचने पर कितना लाभ होगा। 2000 में बेचने पर 20% हानि, मतलब 2000 जो है वह 80% के बराबर है। इसको हम क्रय मूल्य को अगर 100 मान लें तो हम 100 पे लाते हैं इसको, ठीक है। तो करके देख लेते हैं, ये 0 0 कट गया, 8 से अगर हम कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 8 200, तो 250 हो जाएगा। तो 2500 रुपया इसका क्रय मूल्य है, ठीक है। अगर कहता है 500 रुपया 3000 में बेचने पर कितना लाभ या हानि होगा, तो 2500 उसका क्रय मूल्य हमसे निकल गया, ठीक है। 2500 क्रय मूल्य निकल गया और 3000 बेच रहा है, तो ये 500 गुना 100 कर देंगे, ठीक है। 25 25 5 बीचा 100, तो हमको 20% का क्या होगा, लाभ होगा। 20% का क्या होगा, लाभ होगा। चलिए देख लेते हैं अगले पेज में वो, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 20% का गेन हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। चलिए करते हैं इसका 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, कार्तिक और बालाजी 5.6 के अनुपात में अपनी पूंजी के साथ साझेदारी में प्रवेश करते हैं, ठीक है। एक बिजनेस स्टार्ट करता है कार्तिक और बालाजी, दोनों के पूंजी का अनुपात है 5:6। 8 माह के बाद कार्तिक अपने पूंजी निकाल लेता है, कार्तिक जो है अपना पूंजी निकाल लेता है। यदि उन्हें 5.9 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है तो बालाजी की पूंजी उपयोग के समय हमको निकालना है, बालाजी कितने समय के लिए वो उसमें लगाया था जिससे उसका 5.9 आ गया। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या कहता है, इन्वेस्ट कितना किया है, ठीक है। तो कौन, कार्तिक और बालाजी है। चलिए कार्तिक और बालाजी, कार्तिक इन्वेस्ट जो किया कितना, 5:6 में किया है, ठीक है। अब ये इन्वेस्टेड, अब टाइम देख लेते हैं, ये आई लिख देते हैं इन्वेस्टेड का, और टाइम लिख देते हैं इधर टी से। टाइम इसका 8 है, मंथ, ठीक है, 8 मंथ लिख देते हैं। और इसका कितना है, इसका टाइम पता नहीं है तो हम टाइम का इधर टी ही लिख देते हैं, ठीक है। ये इसका टाइम का रेशियो हो गया। फिर बाद में इसका प्रॉफिट का रेशियो PR लिख देते हैं, प्रॉफिट रेशियो। प्रॉफिट रेशियो इसको 5:9 हुआ है, तो 5:9। जब इस तरह का क्वेश्चन आए, ठीक है, पार्टनरशिप का इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो इसमें क्या करते हैं, तो पहले तो जो ईयर है, टाइम है और इसका इन्वेस्टेड मनी है उसको गुणा करते हैं, उसके साथ में जो उसके अपोजिट वाले को फायदा हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट हुआ, उसको गुणा करते हैं। तो हमको क्या क्या करना है, 1 मिनट, ठीक है, हमको गुना करना है इसको, इसको और इसको इधर से। तो क्या हो जाएगा, 5 गुना 8 गुना 9, और इसका बराबर हमको किससे करना है, ध्यान से देखिएगा, 6 गुना इधर से इससे गुना कर देंगे, 5 गुना टी, ठीक है, ये हमको करना है। तो हम इधर देख रहे हैं 5 5 तो डायरेक्ट कट जा रहा है, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 2 चौके 8। तो हम कितने दिन के लिए ये किया है इन्वेस्ट, ये किया है टोटल 12 मंथ के लिए। तो ये जो हो जाएगा इसका उत्तर, जो बालाजी लगाया है पैसा या फिर इन्वेस्ट किया है कितने दिन के लिए पूंजी को, तो 12 माह के लिए। बहुत ही आसान है, यही इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए करते हैं इसका 90वां नंबर क्वेश्चन, ठीक। नब्बेवां नंबर क्वेश्चन करते हैं। 90वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर
ऋण पर दी जाती है। 1 वर्ष के अंत में धनराशि 1150 और 2 वर्ष के अंत में इतना हो जाता है। मूलधन क्या है? बस ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है तो जो आपका फाइनल आया है अमाउंट, उसमें से इसे पुराना अमाउंट माइनस कर दीजिए। अगर हम 1322.5 घटा 1150 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? 172। कितना आ जाता है? 172.5। तो कुछ पी था जिससे 1150 हुआ, फिर उसी 1150 से क्या हो गया? 1322.5 हो गया। ठीक है, तो हम देख लेते हैं किस रेट से बढ़ा है। हम रेट अगर निकाल लेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, कितने के रेट से बढ़ा है, तो हम अगर रेट निकालेंगे तो हम 1150 पे निकाल के देखते हैं इससे बढ़ के ये कितना हुआ। ठीक है, तो 172 बढ़ा, 172.5 किस पे बढ़ा? 1150 पे। 172 1150 पे बढ़ा। ठीक है, किससे? R/100 से। अगर हम इसको कटाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कितना? 15%। 15% आता है इसको पूरा कटाने के बाद। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जब 1150 में 15% बढ़ाए, 15% बढ़ाए तो ये हुआ। तो इसमें किस में 15% बढ़ाए होंगे? जो 115, 100 में। इसका मतलब 1000 में अगर हम 15% बढ़ाएंगे तो 1150 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। हम बस ये देख लेंगे जो इससे इसमें कितना प्रतिशत बढ़ा है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ प्रतिशत बढ़ा होगा। इसको 115 का वैल्यू इसको मान लेंगे, बाद में 100 का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अगर ये 15% से 11 से ये बढ़ा है तो इसको देख लें कितना प्रतिशत से इधर बढ़ा होगा। तो ये अगर हमारे पास 115 का वैल्यू आ जाएगा तो 100 का वैल्यू निकाले तो 1000 आ जाएगा। आसान है। आज के लिए इतना ही, और इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से जितना भी एग्जाम होता है सबका प्रैक्टिस सेट अच्छे से कवर किया जाएगा। धन्यवाद।